बहन की सीट से, तो दैट्स क्वाइट नाइस. इन एनी इवेंट वी हैव मिस्टर आशीष चंद्राना विद अस फ्रॉम द बीजेपी. आशीष चंद्राना साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. जय सिया राम सर. जय सिया राम. कैसे हैं? हर हर महादेव. कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर. तो पंकजा मुंडे जी लड़ रही हैं भीड़ से. हमारे गोपाल शेट्टी साहब को सीट नहीं मिली मुंबई नॉर्थ से. बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे. उसकी जगह पर हमारे दूसरे अच्छे दोस्त हैं, वो भी. अब मैं क्या बताऊं, मैं किससे क्या क्या बोलूं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा. क्योंकि पीयूष गोयल जी भी उतने ही करीब हैं हमारे जितने गोपाल शेट्टी साहब हैं. एंड पीयूष गोयल इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग मैन. तो पार्टी ने कुछ सोचा होगा सर. आपको क्या लगता है कि पार्टी ने क्या सोचा होगा ये सब चेंज करके? बिकॉज गोपाल शेट्टी साहब आज तक कभी चुनाव हारे नहीं है. आज तक नहीं हारे, भले वो कॉर्पोरेटर का हो या एमएलए का हो और या फिर सांसद का हो. जी बताएं सर. चंद्राना साहब बोलिए. जी देखिए, जब पार्टी ने इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता के लिए कोई दूसरी भूमिका निश्चित रूप से सोची होगी जी. और उसके तहत, उस रणनीति के तहत उन्होंने वहां से दूसरा उम्मीदवार उतारा होगा. पार्टी के अपने कुछ कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन स्ट्रेटेजीज होती है, उसके तहत उन्होंने जो निर्णय लिया होगा वो सार्वजनिक करने की आवश्यकता महसूस की हुई. जी जबरदस्त. लेकिन एक चीज़ तो है आज की तारीख में, जहाँ तक मोदी जी का प्रश्न है, जिस प्रकार मोदी जी अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया है, अभी हाल ही में पोखरण में थे और उसके पहले डीआरडीओ का जो नया अग्नि 5 यानी दिव्य अस्त्र के साथ जो इक्विप्ड है वो लॉन्च किया है. मीन दिस इज़ फैंटास्टिक, रियली एंड ट्रूली लवली, वंडरफुल. मतलब जहाँ तक मोदी जी का प्रश्न है, उसके ऊपर तो कोई उंगली उठा नहीं सकता और उसके ऊपर तो कोई विवाद हो भी नहीं सकता जिस प्रकार मोदी जी अभी काम कर रहे हैं. लेकिन बाकी सब लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बाकी सब लोग मोदी जी को उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं जितना कि करना चाहिए? निश्चित रूप से जब किसी टीम का कैप्टन अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को देता है तो सारे टीम मेंबर्स जो होते हैं वो उसी दिशा में अग्रसर होते हैं. और इसी कड़ी के तहत मोदी जी ने जितने भी उम्मीदवार उतारे हैं उन सबका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया से जाकर उनकी आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने सभी अच्छे से अच्छे उम्मीदवार देने का प्रयास किया है और हर समय में उन्होंने उस चीज का ख्याल रखा है. प्रदीप जी. आशीष जी, अभी आज मोदी जी और बीजेपी का कहना है कि भारत था लाचार बिफोर 2014, दैट्स योर स्लोगन. भारत था लाचार 2014 से पहले, अब भारत बना है मोदी के परिवार और विकसित भारत के सपने. इतने बड़ा रिपोर्ट कार्ड है आपसे, 14 to 15 इतना मेजर इश्यूज आप कन्वर्ट कर, जन कल्याण स्कीम से लेके श्रेष्ठ भारत से लेके द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, डिजिटल रेवोल्यूशन और हर घर शौचालय तक. बट राहुल गांधी जिस प्रकार से कैंपेन चलाया, बोले कि माय आफ्टर 2024 भर्ती भरोसा मैं देता हूं, राहुल गांधी गारंटी, भर्ती भरोसा. 30 लाख पोस्ट जो आपने फिल नहीं किया, राहुल गांधी भरेगा. पहली नौकरी पक्की, जो बच्चा ग्रेजुएट बाहर निकलता है, स्टाइपेंड इमीडिएटली 1 लाख पर एनएम का नौकरी, राहुल गांधी जी गारंटी. पेपर लीक से मुक्ति, गिग वर्कर्स, सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी, 5,000 करोड़ स्टार्टअप फंड्स के लिए, मोटिवेटिंग यूथ फॉर इनोवेशंस. आशीष जी, probably the gaps where you with the Congress believes that you left, जो गैप आपने छोड़ दिया, राहुल गांधी जी फुल स्पीड में वहां भर रहे हैं. How do you see that entire campaign? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमने कुछ गैप छोड़ा है. ऑन द कॉन्ट्ररी, राहुल गांधी जितनी आश्वासनों की खैरात बांट रहे हैं, वो मैं उसको मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता समझता हूं कि वे जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो उन्हें जो आश्वासन पूरे भी नहीं कर सकते, ऐसे बड़े बड़े वादे करके उनको आना पड़ रहा है ताकि वो अपने लिए कुछ जगह बना सके और अपनी डूबती नैया को बचा सके. आज के तारीख में 10 साल होने के बाद में भी कहीं भी उनको कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का 1% भी नजर नहीं आ रहा. और 2014 के चुनाव में जो सीटें मिली थी उससे ज्यादा सीटों के साथ हम 2019 में चुनकर आए थे, क्योंकि लोगों ने हमारे 5 साल की सरकार के अनुशासन को पसंद किया था. और अब 2024 में हम उससे भी ज्यादा सीटों के साथ में चुन के आ रहे हैं. ये जो जमीनी हकीकत है जिससे राहुल गांधी परेशान है और वो कुछ अपनी जगह बचाने के लिए, कुछ अपनी अस्तित्व टिकाने के लिए उनसे हर संभव प्रयास करने की प्रयास कर रहे हैं और उसके तहत वो हर इस प्रकार के घोषणाएं जो है वो करते जा रहे हैं जिसको भारत की जनता किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा मैं निश्चित रूप से. महालक्ष्मी योजना, आशीष जी, हम लोग भी इवैल्यूएट कर रहे थे कि महालक्ष्मी योजना हाउ फार विल बी इम्प्लीमेंटेड, बिकॉज ही इज प्रॉमिसिंग 1 लाख पर एनएम फॉर पुअर वुमन, यानी पुअर वुमन को यानी घर बैठे 1 लाख रुपया पर एनम. नाउ द डायमेंशंस एंड द इकोनॉमीज, how is it going to work? Because we were discussing among ourselves
कि हाउ इज गोइंग टू बी एक्चुअल एक्टिवेशन में कैसे सफल होगा। ये था महालक्ष्मी स्कीम जो कल उन्होंने अनाउंस किया। आधी आबादी पूरा हक, 50% ऑफ सेंट्रल जॉब्स फॉर वुमन एम्पावरमेंट, राहुल गांधी गारंटी, शक्ति का सम्मान, डबलिंग सपोर्ट टू आशा, आंगनवाड़ी एंड मिड डे मील वाले वर्कर्स के लिए, अधिकार का मैत्री, अपॉइंटिंग पैरालीगल सावित्रीबाई फुले स्कीम्स, वन वुमन हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये हाउ डू यू थिंक द महालक्ष्मी स्कीम विल इट बी फीजिबल? 1 लाख पर एनम per woman, per woman, per adult, per over the age of 18. per woman, yes, for the whole year it comes to around 8,500 9,000 per month. देखिए, किसी को दो प्रकार की डेवलपमेंट की स्टोरी होती है। आप किसी को सब्सिडाइज करके खड़ा रहने के लिए हेल्प कर रहे हो, दैट इज वन स्टोरी। एंड आप किसी को खड़ा रहने के लिए उस व्यक्ति के कैरेक्टर को एक मजबूत कैरेक्टर के रूप में, अच्छी बुनियादी शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं के साथ में उसमें अपने पैरों पर समाज में खड़ा होने के लिए एक अच्छे देश का निर्माण कर रहे हो, यह एक अलग कैरेक्टर है। आज जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, अभी कांग्रेस की लिस्ट आएगी जब वो नौकरी में 50% महिलाओं को देने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी इसके वादे की शुरुआत नौकरी देने के लिए उनको सरकार में आने की आवश्यकता है। लेकिन जब वो अपने एमपीज की लिस्ट जारी करेंगे तो उसके अंदर 50% महिलाओं को निश्चित रूप से वो स्थान देंगे और अपने वादे की शुरुआत करेंगे। वास्तविक रूप से क्या है, हकीकत क्या है, तो भारत का जो हिस्टोरिक ट्रेंड है जिसके अंदर भारतीय महिलाएं इस डेवलपमेंट की स्टोरी में पार्टिसिपेट करके एक पुराने संस्कृति से हटकर महिलाएं कामकाजी महिलाओं के रूप में उभर रही है धीरे धीरे। और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पूरी तरह से इरेडिकेशन नहीं हुआ है और ये प्रोसेस अभी काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है और महिलाओं का सामाजिक स्तर बढ़ा है, उनका निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थान बढ़ा है, उनके एम्प्लॉयमेंट्स बढ़े हैं, उनके एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े हैं। तो ये रेशियो जो है अभी भी 50-50 करने के लिए देश को बहुत बड़े पैमाने पे टर्नअराउंड की आवश्यकता है और हम उस दिशा में अग्रसर है। लेकिन कोई आदमी आके एक दिन बोल देगा कि मैं कल सुबह से कामकाज के अंदर 50% का स्थान दे दूंगा, तो उसके लिए हमको उसके बुनियादी ढांचे को पहले मजबूत करना जरूरी था। आजादी के बाद में 21 साल कांग्रेस ने महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए? आज महिलाओं को अगर वो 50% नौकरी में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने 2014 में आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की जो शुरुआत की और महिलाओं को एजुकेशन के अंदर अग्रसर किया, ये उस दिशा के अंदर डाली हुई पहली नींव। लेकिन आशीष जी, उनके बदौलत इस आश्वासन की बात कर सकते हैं। आशीष जी ये तो बताइए, जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा कि क्या ये मुमकिन है, मतलब उन्होंने अनाउंस तो कर दिया राहुल गांधी जी ने 1,000 रुपए, कितना 1 लाख 1 लाख पर एनम, दैट कम्स टू अराउंड 9 सालाना 1 लाख रुपए, मतलब 9,000 के करीब। मोदी जी ने आज जो अनाउंसमेंट करी है उसके अंदर वो 8,900 के करीब बनता है, 8,800 करीब महीने का। नहीं, मैं पूरी बात सुन रहे सर। अब जितनी महिलाओं की आबादी है, एडल्ट महिलाओं की जो आबादी है, उसके साथ अगर कैलकुलेट किया जाए तो सब वो फिगर तो कैलकुलेटर में आएगा ही नहीं। अब देश की इकोनॉमी के, देश के बजट के ऊपर जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो कहाँ से आएंगे पैसे? ये मतलब कैसे अनाउंसमेंट कैसे हो जाएगी? मतलब जवाब उनके प्रतिनिधि ने देना चाहिए कि इतना पैसे का प्रोविजन वो कहाँ से कर रहे हैं। नहीं, वो बताते नहीं है ना, वो तो कोई भी नहीं बताता है आज की तारीख में। कहाँ बताता है? समझते हैं कि उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उनको अभी जो भी कुछ बोलकर उनकी डूबती नैया को कितना बचा सके उसके लिए वो प्रयत्नशील है। लेकिन आपके ऊपर भी वही आरोप वो लगाते हैं कि राजस्थान में आपने 450 रुपए का सिलेंडर आपने प्रॉमिस किया एलपीजी का, आज की तारीख में भी 100 रुपए की कटौती के बाद भी वो सिलेंडर अभी 950 रुपए में बिक रहा है। और पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने लोकसभा में आकर के ये कहा कि भाई अभी फिलहाल के लिए मुमकिन नहीं है। तो मेरा ये कहना है ये तो दोनों तरफ से ही हो रहा है ना आशीष साहब। नहीं, देखिए 100 रुपए की जो सरकार ने राहत दी है, उसके पहले सरकार ने इस क्षेत्र में काफी पैसे बचाया है। सरकार ने 10 लाख रुपए के ऊपर इनकम रहने वालों को सब्सिडी सरेंडर करने के लिए मोटिवेट किया है। देश भर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एलपीजी की सब्सिडी लेने वाले ग्राहकों से अपील कर पिछले साल में सबने अपनी सब्सिडी लौटाई है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर की कटौती की है और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया है पिछले। लेकिन सर 450 रुपए का क्या हुआ? ये तो चुनावी वादा था ना सर। इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, मोदी जी की खुद की तस्वीर थी, जयपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में, कोटा में, हर जगह पे
तो 450 रुपए का वो सिलेंडर कब मिलेगा राजस्थान को, ये बता दो, ये बता दीजिए उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूछ रहा हूँ सर आपसे आशीष। निश्चित रूप से अगर उन्होंने कोई घोषणा की है तो उसके ऊपर काम चल रहा होगा, और उस चीज के लाभार्थी किस श्रेणी में रह जाएंगे उसका भी ख्याल रखकर, मतलब जिनको जरूरत है ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से सरकार काम करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मिल जाए, क्योंकि क्या है कि जहां पर मोदी जी की बात आ जाती है, फिर उसके बाद अगर वो वादा पूरा नहीं होता है तो जो नीचे वाले लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, नौकरशाह जो लोग हैं, वो तो पतली गली से निकल जाएंगे, बात सीधी फिर मोदी जी पे आती है, मेरा ये कहना है। आपकी बात एकदम दुरुस्त है, लेकिन अगर इतिहास देखे और पिछले 10 साल के आंकड़े देखे, 10 साल में किए गए सारे वादे अगर देखेंगे तो आपको ये ख्याल आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे जनता से किए हैं उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़े पैमानों पर अपने वादों को पूरा किया है। सर पूरा ना भी किया हो, मेरा ये मानना ही नहीं है सर, 42 साल से मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं बार बार बोलता हूं, सबसे बड़ी बात क्या हुई है, ये शायद मतलब ये तो आपको बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूं आपके लिए, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, पहली बार हम लोगों ने देखा है कि कोई सरकार बड़ी सिंसियरली जो भी वादा किया हो उसको फुलफिल करने में काम कर रही है, सीधी बात है, दैट इज गुड इनफ। मेरा ये कहना उससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं कर सकता। अब वो होगा नहीं होगा, बहुत बड़ा देश है सर, 150 करोड़ का देश है, 150 करोड़ के देश में मैं कहता हूं कि अगर 25% 30% भी वादे पूरे हो जाते हैं तो बहुत बड़ा सुधारीकरण आ जाएगा देश में। जी अब आप बोले आशीष जी। जी निश्चित रूप से, और हम देख रहे हैं, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, और हम केवल 10 साल के अंदर जो बदलाव आया है उसको सब फील कर रहे हैं, और दुनिया आज भारत का लोहा मानने लगी है। भारत के से को आज वर्ल्ड लेवल पर एक अपना इंपॉर्टेंस एक्नॉलेज करता है वर्ल्ड। यू नो आशीष जी, अमित शाह जी ने क्लियर कट पिछले 2 दिन में लगातार कहा कि CAA विल स्टे, देयर इज नो वे इज गोइंग टू गो बैक। सेंट्रल ने एनफोर्स कर दिया है एंड स्टेट्स हैव गो नो राइट टू रिजेक्ट इट, द रूल्स हैव बीन नोटिफाइड। और बार बार बोले कि व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट, जब भी हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं द कांग्रेस एंड द ऑपोजिशन टॉक्स अबाउट ट्रिपल तलाक, दे टॉक अबाउट मुस्लिम पर्सनल लॉ, दे टॉक अबाउट आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने वाली बात है। बोले ये हो ही नहीं सकता, आर्टिकल 370 कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, इट विल नेवर बी रिस्टोर्ड। सिमिलरली CAA इज डाउन, no states in isolation can say that they will not incorporate CAA. It is very clear. Do you think the Congress deliberately इस चीज को हाईलाइट कर रहा है, CAA हो, आर्टिकल 370 हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ट्रिपल तलाक? हाउ डू यू सी इट आशीष जी? देखिए, आज मुझे सबसे पहले ये समझ में नहीं आता है कि CAA में बुरा क्या है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो अमेंडमेंट हुआ है, जिसके तहत 6 एक पर्टिकुलर समाजों के लोग जो भारत के विभाजन के समय जो अखंड भारत था, अखंड भारत के कुछ लोग जो दूसरे राज्य, जो बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो लोग रह गए थे, और जिन पर धर्म के आधार पर जब वहां जातियां होने लगी, उनके परिवारों पे अत्याचार होने लगे, उनका बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन होने लगा, तो उसमें से कुछ लोग अपनी जान बचाकर भारत में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। वे पहले अखंड हिंदुस्तान का ही हिस्सा थे और वे अपने वतन में लौटे हैं, तो उनको इस देश की नागरिकता देने के लिए कानून बनाना, इसमें कौन सा बुरा कांग्रेस को नजर आ रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो उस डिवाइडेशन को सेफर तरीके से नहीं एग्जीक्यूट किया गया, जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ, और उस डर के चलते, अपनी जान की सुरक्षा के चलते, जो लोग इस देश में आना चाहते थे लेकिन अपने परिवार की महिला सदस्यों के सुरक्षा को लेकर, अपनी जान माल के सुरक्षा की चिंता को लेकर, जिन्होंने उस समय हिम्मत नहीं करी, और तब के जो राजकर्ता थे, जो कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने बार बार ये कहा था कि आप इस परिस्थिति में अभी आप बाहर नहीं निकले, जहां है वहीं रहे, हम सब आपको ले जाने के लिए, हम सब आपको इस देश में ले आएंगे। और ये काम जो पिछले इतने सालों से प्रलंबित था, जिसमें से जो लोग अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं, और 2014 के पहले, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनको अगर देश की नागरिकता मिलती है तो उनके बच्चों को शिक्षा लेने से कोई रोक नहीं पाएगा, उनको वैद्यकीय सेवाएं, आरोग्य सेवाएं लेने से कोई रोक नहीं पाएगा, उनको सरकारी नौकरी मिलने में सुविधा होगी, उनको राशन मिलने में सुविधा होगी। तो इसमें आपत्ति क्या है कांग्रेस को? आशीष जी, इसमें सिर्फ एक चीज है, कांग्रेस को तो हर चीज में इस प्रकार से मतलब धर्म की बात करने का आनंद आता है। लेकिन आशीष जी, भारत पाकिस्तान मैच हो गया और पाकिस्तान हार गया, तो उसमें भी उनको कंट्रोवर्सी नजर आएगी, ऐसे कांग्रेस बयान देती है।
सर आशीष जी, क्या है कि सबसे पहली बार ऐसा हुआ है, दिस एक्ट वाज द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि रिलीजन हैज बीन ओवरटली यूज्ड एज अ क्राइटेरियन फॉर सिटीजनशिप। पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म के नाम पे नागरिकता दी जाएगी हिंदुस्तान में। ये पहली बार ऐसा भारत के संविधान में हुआ है। इसलिए लोगों में ये आपत्ति है कि ये कैटेगरी स्पेसिफाई करने के बजाय कि आपने हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और क्या एक और भी कैटेगरी है सर, छठी भी है, फारसी है जी जी, आप समझ गए सर, सब लोग समझ गए क्या है, जैन भी हैं जी, दुरुस्त बात है। तो इसके बजाय अगर सिर्फ ये लिख देते परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, ये शब्द अगर आ जाता तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती थी। क्या ऐसा हो सकता था? भारत देश ने हमेशा बहुत बड़े पैमाने में इंटीग्रेशन और आतंकवाद सहा है कांग्रेस के राज में। और भारत में जब हम भारत के अंदर शरणार्थियों को रेगुलराइज करने की बात करते हैं, तब हमको ये भी बात को सुनिश्चित करना है कि इसके माध्यम से असामाजिक तत्व और आतंकवाद भारत में फिर से नहीं फैले। तो कांग्रेस को ये लगता है क्या कि पाकिस्तान, देखिए भारत और पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन हुआ था और फिर पाकिस्तान में से बांग्लादेश अलग हुआ, तो ये दोनों देशों का जो डिवाइडेशन था या भारत और पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन था वो धर्म के आधार पर हुआ था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मुस्लिम राष्ट्र मांगा था, जिसको तत्कालीन कांग्रेस ने, जो सत्ता में जिनका सबसे बड़ा शेयर था उस समय, उन्होंने उसको मंजूरी दी थी कि धर्म के आधार पर एक देश बने। तो कांग्रेस को अभी ये लगता है क्या कि पाकिस्तान के अंदर भी मुस्लिम अश्वेषित है और उसको भी हिंदुस्तान ने अपनाना चाहिए? अगर है तो उन्होंने समर्थन देना चाहिए कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो फिर तो वो आपकी बात कर रहे हैं सर, फिर तो वो आपकी बात कर रहे हैं, फिर तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं ना फिर तो। कांग्रेस को क्या आपत्ति है? नहीं सर आशीष जी, इसका मतलब ये हुआ कांग्रेस जो है वो भारतीय जनसंघ की बात कर रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो आदर्श है उनकी बात कर रही है कि अखंड भारत होना चाहिए। मतलब अगर आप सबको वेलकम करना चाहते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान को रीयूनाइट कीजिए, सीधी बात है। शुरुआत तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से करे कि उन्होंने समर्थन देना चाहिए हमारे सरकार के एजेंडा को कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी अखंड भारत का बात करे, उसके बाद हम अगली बात करेंगे उनसे। जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कांग्रेस की कुछ आपत्ति हो सकती है, बिकॉज जितने भी कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर अभी तक आए हैं सबने यही बात कही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये तो ऑफिशियल पोजीशन है सर, पार्लियामेंट में पोजीशन है ये तो। लेकिन जब भी सरकार उस दिशा में कोई कदम उठाने की बात करती है तो वो सपोर्ट कहां करते हैं? अब ये अलहदा बात है, बट ऑफिशियल पोजीशन इज वेरी क्लियर। इवन ड्यूरिंग पंडित नेहरू टाइम, लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्त भी, इंदिरा जी के वक्त भी, राजीव गांधी के वक्त और इनफैक्ट नरसिम्हा राव जी के वक्त भी कि भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर is a part of India, and that's exactly what was reiterated even by Dr. Manmohan Singh. क्षमा चाहता हूं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात छोड़िए, जो भारत का कश्मीर था उसमें आर्टिकल 370 खत्म करने के लिए कितने साल लगे, वहां पर हिंदुस्तान का झंडा फहराने के लिए कितने साल लगे, ये आप सभी जानते हैं। लाल चौक के अंदर झंडा किसने फहराया और मतलब पाकिस्तान आज कश्मीर की स्थिति क्या है और कश्मीर में डेवलपमेंट कितना तेजी से आगे हो रहा है। तो सर इसलिए तो आपकी सरकार को वोट दिया गया सर, इसलिए तो आप जीत के आए, इसीलिए तो आप जीत के आए ना। और जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर था उसको भी अपनाने के लिए पहल बीजेपी ने करी। You know, but आशीष जी, आज you are celebrating GST. Prime Minister Modi says one nation one tax is a great and fantastic achievement. मगर राहुल गांधी जी का कहना है कि GST and GST और नोटबंदी has destroyed the small businesses. छोटे छोटे उद्योग MSMEs को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है नोटबंदी और GST ने, एंड बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। राहुल गांधी एक्यूजेस यू ऑफ GST and नोटबंदी की वजह से यू हैव डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी, डिस्ट्रॉयड स्मॉल बिजनेसेस। आशीष जी सर 2014 से 2024 तक का जो सफर है उसमें 1 जुलाई 2017 से GST आया और GST के आने के बाद में देश में कितने इनकम टैक्स फेर बढ़े हैं, देश की इकोनॉमी का विकास कितना हुआ, देश में मध्यम और लघु उद्योगों ने कमाई कितनी करी और लोगों की कमाई का जरिया कितना बढ़ा, उसके सबसे बड़ा पैरामीटर और इंडिकेटर राहुल गांधी क्या बोलेंगे है नहीं। लोगों ने कितने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए, अपने इनकम के डिस्क्लोजर कितने दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
छोटे लोगों के पास से आने वाला इनकम टैक्स का रेवेन्यू कितना बढ़ा, जीएसटी का कलेक्शन कितना बढ़ा। अगर धंधे चौपट होते तो शुरुआत में जहां 87,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन था, जो आज 1,90,000 करोड़ को छू रहा है 7 साल के इतिहास में। जो इनकम टैक्स के पेयर्स उन जमाने में 2 करोड़ थे, जिनका आंकड़ा 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है। ये बड़ी ताकत के साथ दर्शाता है कि पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर कितना आर्थिक विकास हुआ है, और ये आर्थिक विकास के अंदर कितने छोटे लोगों ने हिस्सा लेकर अपने आप को अपना विकास किया है, और अपने आप को टैक्स पेयर के रूप में भारत की इकोनॉमी में योगदान भी दिया है, और अपने परिवार को भी मजबूती से आगे बढ़ाया है। तो इसलिए राहुल गांधी जो बात करते हैं, उनको आंकड़ों का कोई समर्थन नहीं है, आंकड़ों का कोई सपोर्ट नहीं है। अगर वे एक अपने आप को सुशिक्षित नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक पार्टी के नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें आंकड़े बताने चाहिए थे कि हिंदुस्तान में टैक्स का कलेक्शन कम हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न में डाउनफॉल हुआ है, तो हम उनकी बात के ऊपर कुछ विचार करने लायक रखते। मैं समझता हूँ वो ऐसी बात करते हैं, और आज भी वो समझते हैं कि उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था, अब तक गरीबी नहीं हटा पाए। आज बोलते हैं कि हम आपको सालाना 1 लाख रुपए देंगे। मतलब उनकी दादी जो बोल के गई थी, उनके पिताजी जो बोल के थे, उनके नाना जो बोले थे, वो भी बातें पूरी नहीं हुई है, उसको वो ऑफिशियली एडमिट कर रहे हैं। वे अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से आज भी गरीबों को जब मदद करने की बात करते हैं, तो पिछले आजादी के बाद से उनके नानी, उनके दादा, उनकी दादी, इन सब लोगों ने जो आश्वासन दिए थे, उनकी पूर्तता नहीं की थी। इसका अप्रत्यक्ष रूप से वो इसको स्वीकार कर रहे हैं। आशीष जी, दूसरा खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का चार्ज है आप पे कि 62 करोड़ फार्मर्स आर इन डिस्ट्रेस। 62 करोड़ फार्मर्स आर इन डिस्ट्रेस। फार्मर्स वांट टू प्रोड्यूस बम्पर क्रॉप टू एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट, कृषि निर्यात। They want to export, but Modi ji has banned the export of wheat, rice, sugar, onion and pulses. Farmers wants, और मोदी साहब ने प्रॉमिस किया था डबल योर इनकम, फार्मर्स का डबल इनकम करेंगे। बोले वो छोड़ के निर्यात को रोक कर बैन, एक्सपोर्ट बैन करके 62 करोड़ फार्मर्स आर इन डिस्ट्रेस। आशीष जी देखिए, फार्मर्स के तरफ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है, सबसे पहला ऑब्लिगेशन ये होता है कि हम हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें, और अगर हम उस क्रॉप के अंदर सक्षम होते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये पहली बार नहीं है कि फार्मर के किसी भी कमोडिटी और प्रोड्यूस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किया। मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में भी दाल को बैन कर दिया गया था, चावल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया था, और ऐसे कई निर्णय थे जो उन्होंने लिए हैं। ये जो निर्णय होते हैं, ये निर्णय अपने देश के 140 करोड़ नागरिकों की जरूरतें पूरी करने के बाद में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की स्ट्रेटेजी पे प्लान करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक किसानों की अर्थव्यवस्था का सवाल है, पहले किसान मंडी में आता था, माल बेचता था, किसान खाली हो जाता था, और उसके बाद बाजार में दाम बढ़ते थे। आज स्थिति यह है कि किसान अपने क्रॉप को 6-6, 8-8 महीने, 10-10 महीनों तक अपने घरों में रखता है, और उसके 3 लाख जब दाम आते हैं तब बेचता है। किसानों का इतना सक्षमीकरण जो हुआ है, ये पिछले 10 साल में मोदी सरकार के टेन्योर के अंदर हुआ है। राहुल गांधी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट करते हैं, उसको कोई तवज्जो आपने या मैंने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता से रूबरू अगर वे होंगे तो किसानों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या इंप्रूवमेंट है, फार्मर्स के लेवल पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, भारत के अंदर एग्रीकल्चरल पेरिशेबल कमोडिटीज के लिए कोल्ड स्टोरेज का क्या नेटवर्क खड़ा हुआ है, किसानों को वेयर हाउस के अंदर अपना सामान रखकर बैंकों से क्या वित्तीय सुविधाओं का सरकार ने अरेंजमेंट और टाई अप किया है, जिसके माध्यम से किसान आज माल अगर दाम कम है तो माल को होल्ड कर सकते हैं, ऐसी सुविधा दी है। हर किसान के खेत तक बिजली का नेटवर्क पहुंचाने के लिए सोलर के पंपों के माध्यम से, बिजली के कनेक्शन के माध्यम से सरकार ने अक्रॉस द कंट्री क्या काम किया है, ये अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किसानों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उसका इनकम बढ़ाने के लिए मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, और यह वस्तुस्थिति है कि फार्मर के इनकम में एक सीजनेबल साइज में इजाफा हुआ है। लेकिन आशीष जी, आज जो फार्मर्स की, किसानों की जो महापंचायत हुई रामलीला मैदान पर, ये कहा गया है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा जो है, उनके राकेश टिकायत जी और बाकी पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो, और हरियाणा के जो किसान हैं वो सब लोगों ने ये कहा है कि हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं होने वाला जब तक के एमएसपी पर, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक कानून ना बने, जिसकी मांग ये भी कहा जाता है मोदी जी ने खुद करी थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस विषय के बारे में क्या कहेंगे सर आप?
जी देखिए, निश्चित रूप से सरकार इन सब चीज़ों पे काम करती है, करती रहेगी, लेकिन जब चुनाव के समय ऐसी कोई पंचायतें बैठती है, ऐसे कोई आंदोलनकारी आंदोलन करते हैं, तो ये बैक्ड होते हैं कुछ पॉलिटिकल इंटेंशन से और ऐसी चीज़ों को वो जानबूझकर हाइलाइट करने की कोशिश करते हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों को बेसिकली देखिए विरोधक का काम क्या रहता था कि वो एक हेल्दी डेमोक्रेटिक वे के अंदर सरकार के कुछ गलत निर्णय हो, गलत काम हो, उसका पार्लियामेंट के अंदर अपोज करे, कुछ अगर सरकार के घोटाले हो, कोई ऐसी चीजों को उजागर करे। लेकिन कांग्रेस के हाथ में या विरोधकों के हाथ में पिछले 10 साल में ऐसी कोई भी चीज नहीं लगी। आप अगर देखेंगे तो यूपीए के रेजिम में 2004 से 2014 तक कोल स्कैम, पूंजी स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला। सर उसमें कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? जी ठीक है, कितने देखिए लोग अरेस्ट हुए हैं? जितने अरेस्ट हुए थे सब बाहर आ गए सर। और अरेस्ट वो हुए थे, मैं एक चीज बता दूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, आप वैसे जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जितने लोग अरेस्ट हुए थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अरेस्ट हुए और आपके कार्यकाल में सब छूट के बाहर आ गए। तो अब आप ये बताइए सर, ये स्कैम वगैरह की तो बात छोड़िए, मैं आपको बोल रहा हूं कि जहां तक किसानों का प्रश्न है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उनसे बातचीत क्यों बंद कर दी गई है? 4 के 5 बार बातचीत हुई है, हमारे आदरणीय पीयूष गोयल भी उसमें थे, मुंडा साहब भी थे। अरे भाई पीयूष गोयल को तो हम जानते हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो किसी को समझा ना सकें, कि वो मतलब कन्विंस ना कर सकें, ज़बरदस्त आदमी है। तो मुझे आपको लगता नहीं है कि उन किसानों के साथ बैठ करके भाई इसको सुलझा करके सबको घर भेजिए। अब कटाई का सीज़न आ गया है सर, 12-13 अप्रैल से बैसाखी है, उसके बाद रबी क्रॉप को आपको हार्वेस्ट करना है, तो मतलब इट्स एन इमरजेंसी सर। देखिए जो जी जो जो किसान वहां पर इस चीज को लीड कर रहे हैं वो पूरे इंडिया के फार्मर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते और दूसरी बात उनका अगर एंगल ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उसको समझा के भी वो कोई आउटपुट वो देने नहीं वाले हैं। सरकार अपने स्तर पर हर चीज पर नजर बना के रखती है, उनके सारे इंटेलिजेंस होती है, उनके नेटवर्क्स होते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो अपने डिसीजन लेती है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं है, सरकार अपने स्तर पे हर संभव प्रयास करते रहती है। आज मोदी जी के टेन्योर के अंदर किसानों के लिए जो इंश्योरेंस की फैसिलिटी आई है, क्रॉप इंश्योरेंस की फैसिलिटी आई है, फार्मर्स के लिए अनेक योजनाएं आई है, किसानों के खाते के अंदर हर महीने में एक निश्चित राशि जाती है, ये सारी जो योजनाएं की है उसके निश्चित रूप से भारत के किसान बड़े पैमाने पर लाभान्वित हुए हैं। कुछ चुनिंदा किसान अपने आप को उनका रिप्रेजेंटेटिव बताकर अगर अपनी पॉलिटिकल मंशाओं को पूरी करने के लिए उसे आंदोलन का रूप देते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसको हम पूरे भारत के किसानों के रिप्रेजेंटेशन को समझकर ऐसी कोई उसको हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। राइट, थैंक यू सो मच सर। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते ये भी सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि इस बार 400 पार तो पूरे देश के लिए हो गया, महाराष्ट्र के लिए क्या है स्लोगन सर? कितना 48 में से? जी हमारा लक्ष्य है कि हम 48 में से 45 सीटें महाराष्ट्र में। 45, wonderful. Right sir, wonderful talking to you, great pleasure as always talking After to a you. long time. After a long time आशीष जी हमारे साथ आए। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच। You know, the more they say that the farmers are, politically motivated, I think it's going to become more and more difficult to negotiate with them because the point is all that the So farmers are saying. PM Kisan Samman is not enough. The BJP says No, it's PM not. Kisan It's Samman. not, it's not because हमने किसानों what को had सम्मान happened दिया। was the last time there was an agitation, people had gone back on the promise that within the next 4-5 weeks a new committee would be appointed and the entire issue of MSP would be discussed and finalized. More than a year passed, nothing happened, no committee was appointed, which is why they decided to come back after a year. They say we don't care who's in Delhi, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली में कौन है, हम लोग किसान हैं, हमारी समस्याएं वही रहेंगी, भले आपकी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जिस मर्जी की सरकार हो। आपने कभी भी किसानों की तरफ देखा नहीं है। Now the point is they have to look at these problems and they have to look at it with an open mind. अगर आप ये सोच करके चलेंगे कि ये लोग कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टूल किट के लोग हैं वगैरह वगैरह, उससे कुछ नहीं होने वाला। At least that's what I think. In any event, we will see how it plays out. Today they had a huge rally at the Ramlila ground. The police had allowed them only 5,000 people, but I believe more than 15,000 turned up, and so on. The rest of the people in their lakhs are outside the Delhi border. Right, and